Friends, welcome to our channel of Mission IAS Academy. From today, we are going to discuss the editorial series of the Hindu for UPSC preparation. We know that the importance of this Hindu for UPSC prelims and mains examination. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम एडिटोरियल एनालिसिस की सीरीज जो है हम आज से शुरू कर रहे हैं. इसमें आज का जो एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में कैसे हमें जो डेटा है प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए जो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने कैसे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए और किस तरीके से इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को हमें यूपीएससी एस्पिरेंट की तरीके से पढ़ना है. तो सबसे पहला पार्ट है, कोई भी एडिटोरियल जब आता है तो पहले आपको एडिटोरियल का जो राइटर होता है उन पे हमें पहले हमारी नज़र जानी चाहिए, क्योंकि जो राइटर होता है उनका जो यहाँ पे व्यू है ये कहीं ना कहीं बायास नहीं होना चाहिए, ये अनबायास्ड होना चाहिए. और अनबायास्ड व्यू जो है ये पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल वे से नहीं होना चाहिए. इसीलिए जो भी राइटर है वो पहले क्या है वो देख के हमें उस एडिटोरियल को पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए. तो सबसे पहले यहाँ पे जो राइटर है वो इकोनॉमिस्ट है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल होना चाहिए. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है, लेकिन इकोनॉमी से एग्जैक्टली कहाँ है, ये टाइटल जो होता है उस आर्टिकल का वहाँ से हमें ये बिल्कुल समझ में आता है. तो अभी हम ये आर्टिकल को देखते हैं. इस आर्टिकल में जो कहा है, ग्रोथ मैनिया, राइट, ग्रोथ मैनिया कैन बी इंजूरियस टू द सोसाइटी. तो इसमें ग्रोथ जो वर्ड है ये हमें पता है, इट इज समथिंग द वर्ड विच इज रिलेटेड विद द इकोनॉमी. द मेनिया इज समथिंग द वर्ड विच इज अ साइकोलॉजिकल टर्म, लेकिन उसको इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है. कैसे? क्योंकि मेनिया इज समथिंग द एक्साइटमेंट. इट मीन्स व्हाट? समथिंग विच इज प्रोजेक्टिंग द ग्रोथ पॉजिटिविटी. मतलब पॉजिटिव ग्रोथ जब होती है इकोनॉमी में, वो किस तरीके से सोसाइटी को इंजूरियस हो सकती है. मतलब कहीं ना कहीं किस तरीके से इस राइटर ने ग्रोथ का जो एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट है सोसाइटी पे, ये प्रोजेक्ट. नॉर्मली हमें इतना पता होता है कि ग्रोथ जो है ये पॉजिटिव ही इंपैक्ट करती है, राइट, लेकिन किस तरीके से ग्रोथ सोसाइटी को पे इंपैक्ट कर सकती है निगेटिवली, ये चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सप्लेन की गई है. तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल मुझे यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं जाता हूँ तो मेंस का जो जीएस पेपर 3 जो है, जिसमें इकोनॉमी का जो पार्ट है, उसके लिए ये आर्टिकल मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और दूसरा, ये अगर आर्टिकल ग्रोथ से रिलेट करता है तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो सोसाइटी ऐसे रिलेटेड जो डिस्कशन है वहाँ पे भी मुझे ये डेटा जो है ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, राइट. इस तरीके से मेंस का ये रिलेवेंस हुआ. प्रीलिम्स का रिलेवेंस किस तरीके से होगा, जैसे हम अभी आर्टिकल जो है बिल्कुल इसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये पता चलते जाएगा. तो सबसे पहला पार्ट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, जो पहला पैराग्राफ है उसमें ये जो न्यूज़ आया हुआ है, ये न्यूज़ आया किस कॉन्टेक्स्ट में ये भी हमें पता होना चाहिए. करंट में है, आज का न्यूज़पेपर है. आया इसलिए क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्विट्जरलैंड डावोस में जो है ये बिल्कुल मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, राइट, ये बिल्कुल आर्टिकल आया हुआ है. तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए. तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अभी प्रीलिम्स के लिए ये क्वेश्चन बनता है. प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशंस पे आता है. ऑर्गेनाइजेशन पे किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एस्टैब्लिशमेंट, उसका हेडक्वार्टर, उसके मेंबर, उसका पर्पस. तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो ये बनते हुए नजर आ रहा है. तो प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में WEF पे, राइट, क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछे भी गए क्योंकि WEF एक ऐसी फोरम है जो बहुत से रिपोर्ट भी बिल्कुल पब्लिश करती है. इसीलिए वो रिपोर्ट जो पब्लिश करती है इस पे भी बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अभी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एज अ इंस्टीट्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स के लिए होता है. लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग हुआ है इसमें कौन सी बातें डिस्कस हुई है, जो बातें हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं रिलेवेंट नजर आ रही है. क्या? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये कहा गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि इंडिया वाज टू बी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द मेकिंग. इंडिया जो है ये 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की फिराक में है,
इंडिया 10 ट्रिलियन इकोनॉमी ग्रोथ जो है इंडिया की, जो जिसे हम जीडीपी कहते हैं, अब ये स्टैटिक पार्ट हो गया, मैंने वही कहा है, मैं हमेशा जब जब स्टैटिक पोर्शन पढ़ाता हूं मैं हमेशा कहता हूं कि इसका इंटरलिंकेज करंट से होता है। तो कहीं ना कहीं जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस कॉन्टेक्स्ट में 10 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है इंडिया बन सकती है। लेकिन ऑलरेडी जो है हमारा ये प्रोजेक्शन है, ये टारगेट है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है ये बनानी है बाय द एंड ऑफ 2024। ये हमारा टारगेट है, ये कि हमें इकोनॉमी जो है ये 5 ट्रिलियन जो है ये बनानी है बाय द एंड ऑफ 2024। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्कशन किस चीज पे हो रहा है, ये डिस्कशन जीडीपी से हो रहा है। और देखिए मेंस का 2015 का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इसमें एक क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया, राइट, डिस्कस द जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया। जॉबलेस ग्रोथ मीन्स व्हाट? द ग्रोथ इज देयर बट विदाउट द जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट नहीं है और ग्रोथ है, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है 2015 के मेंस में। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल हमें मेंस की तरफ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है मेंस के लिए, उसकी तरफ हमें जाता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो यहां पे ये वाला जो पार्ट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये बनना जो है ये हमारा एक गोल है। लेकिन इस गोल को अचीव करने के लिए देखिए ऐसा नहीं होता है ना कि पूरी इंडिया इज द नेशन, राइट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? स्टेट्स, एंड हर स्टेट का भी उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। तो इसमें जो कुछ ऐसे स्टेट्स है जिसमें तमिलनाडु हो या उत्तर प्रदेश, जो स्टेट्स है, उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ों को बिल्कुल क्लेम किया है कि हम लोग जो है स्टेट वाइज 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है ये कंट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है हर एक स्टेट से। वैसे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश दोनों एक्चुअली पॉलिटिकली अगर आप जाते हो, मतलब जो आर्टिकल में दिया है वही चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो पॉलिटिकली अगर जाते हो तो ये दोनों अलग अलग है, राइट। जहाँ पे गवर्नेंस सिस्टम जो है वो अलग अलग है, गवर्नमेंट अलग है, लेकिन फिर भी दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन हम इसमें कर सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया की ग्रोथ, जीडीपी जो है, इस पे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस किया है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे जो राइटर है इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से कही है, जो इस पैराग्राफ में हमें नजर आ रही है कि ग्रोथ इज द लेजिटिमेट एस्पिरेशन इन इंडिया। मतलब ग्रोथ जो है ये हमारा एक्चुअली एस्पिरेशन है, और लेजिटिमेट मतलब क्या? ये एक्सेप्टेबल है, राइट। लेजिटिमेट ये वर्ड जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बिल्कुल लीगल वे से, एक्सेप्टेबल है, ऑथेंटिक है, ठीक है कि ये होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो अभी आ रहा है डेवलपमेंट की तरफ, वो आ रहा है कि इसके साथ वी नीड टू अटेन रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, राइट, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब यहां पे डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ, ये वाला पार्ट डिस्कशन में आ गया, और इस पे बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ये स्टैटिक पार्ट हो गया, राइट। देखिए किस तरीके से लिंकेज है। जब तक स्टैटिक पार्ट आपको पता नहीं है तब तक आप इस करंट का जो पार्ट है इसको बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? ग्रोथ इज समथिंग वेयर देयर इज द क्वांटिटेटिव, राइट, क्वांटिटेटिव अपलिफ्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी। क्वांटिटेटिव मतलब क्या? नंबर्स में। जब जीडीपी 5% से 6% हो रहा है उसे ग्रोथ कहते हैं। और डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस यह है कि ग्रोथ में सिर्फ नंबर्स बढ़ते हैं, ये क्वांटिटेटिव एनहांसमेंट है, और डेवलपमेंट मतलब क्या? क्वालिटेटिव है। लाइफ जो है, लाइफस्टाइल जो है लोगों की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ये भी बिल्कुल अपलिफ्ट होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के क्राइटेरिया जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या आता है, एसडीआई में, वो आता है क्या? वो आता है हेल्थ, राइट, अ गुड हेल्थ, right, the education, good education, and the third one is what? Same, per capita income, right। तो ये जो 3 क्राइटेरिया है ये डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो राइटर है वो उनको कहना है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाने का सोच तो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ये 8 टू अटेन,
देखिए ठीक से उन्होंने क्या कहा है, 8 to 10, मतलब हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ अभी भी हम लोग नहीं गए हैं। कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ हम नहीं गए, मतलब क्या कि कहीं ना कहीं हम जो है डेवलपमेंट की पर्सपेक्टिव से हम पीछे पड़ रहे हैं। ग्रोथ है राइट, और ग्रोथ को हम प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बाय द एंड ऑफ 2024 कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंटल जो पैरामीटर्स है वहां हम लोग नहीं है, वहां हम नहीं पहुंच पा रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ये राइटर को कहना है कि कहीं ना कहीं हमें डेवलपमेंटल पैरामीटर्स पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ग्रोथ को किस तरीके से देखा गया है कि ग्रोथ तो इंडिया में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम जाने का सोच तो रहे हैं, लेकिन ग्रोथ प्लस राइजिंग इनइक्वालिटी, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। ग्रोथ प्लस राइजिंग इनइक्वालिटी ये इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज लिंक विद द इन्फ्लेशन, इनइक्वालिटी एंड इन्फ्लेशन, राइट, जिसे कहा जाता है। ओके, इन्फ्लेशन जिसको हम महंगाई कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, सिलेबस में। तो ये इनइक्वालिटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन में है, क्योंकि इसका रिलेवेंस आपके सोशल डेवलपमेंट में भी होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में भी होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होता है, और कल्चरल डेवलपमेंट में भी होता है। मतलब हर स्फीयर में इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो इनइक्वालिटी को कहीं ना कहीं ग्रोथ और इनइक्वालिटी को कनेक्ट किया गया है यहां पे राइटर ने। कैसे? तो ये कहते हैं कि जो रीसेंट ग्रोथ है इंडिया में, ये ग्रोथ में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। मतलब ग्रोथ प्लस इनइक्वालिटी, एक्चुअली ग्रोथ से इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ग्रोथ से इनइक्वालिटी बढ़ी है। और कोई भी अगर आप बात यहां पे कह रहे हो, ये राइटर अगर कह रहे हैं, तो उनका कोई बेस भी होना चाहिए, तभी उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, और तभी आप राइटिंग में भी ये चीजें लिख सकते हो। तो इसमें राइटर ने कौन सा बेस यूज किया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो उसने यूज किया है कि जो डेटा जो यूज किया है वो है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ऑफ 2023। तो ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से कहा गया है कि इंडिया एज अ पुअर कंट्री विद अफ्लुएंट इलाइट, इलाइट मीन्स व्हाट, रिच, मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे गरीबी ज़्यादा है और रिच पॉपुलेशन, एलिट पॉपुलेशन ज़्यादा है। और अगर आप ये रिपोर्ट को पढ़ोगे ना, ये रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के जो टोटल 1% पॉपुलेशन है, जो टॉप पॉपुलेशन है, उनके पास जो इनकम है ये 1/5 ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री है। मतलब इंडिया के जो टॉप 1% है, जो रिच पॉपुलेशन है, उनके पास टोटल 1/5 ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, 1/5 मतलब 20%, 20%, मतलब जो पूरा इनकम है इंडिया का, उसका 20% इनकम ये 1% के पास है। ये 2022 का जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट है उसका डेटा जो ये कह रहा है। तो इसके बेसिस पे ही राइटर ने कहा है कि पुअर कंट्री विद अफ्लुएंट एलाइट, ऐसे कहा गया है। तो देखिए वो जो चीजें उन्होंने यहाँ पे जो कही है कि ग्रोथ प्लस इनइक्वालिटी, इसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है ये बिल्कुल रेफरेंस में ली है। तो इस तरीके से जब आप मेंस की राइटिंग में कोई भी जो बिल्कुल थॉट है, अगर आप रखते हो, कोई व्यू है, तो उसके साथ आपको उसके बेसिस देने जरूरी है। यही कॉन्टेक्स्ट में, इसी तरीके से आपको आपका राइटिंग स्किल जो है ये बिल्कुल इम्प्रोवाइज करना होता है। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो राइटर है उसने ये चीज़ कही है कि इनइक्वालिटी जो है ये ग्रोथ के साथ बढ़ी है। अभी ये ग्रोथ के साथ इनइक्वालिटी बढ़ी है, उसको वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के साथ उन्होंने कहा, लेकिन उसके साथ उन्होंने और डेटा डिस्कस किया है। ये डेटा हम ये जो डेटा होता है ये हम जब एसे राइटिंग करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर एसे आते हैं तो वहां पे ये डेटा आप बिल्कुल राइटिंग में यूज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमें ये एक चीज समझ में आ रही है कि क्या डेटा इन्होंने बेसिकली रूरल जो वेज पैटर्न है, रूरल एरिया जो है इंडिया में है, हमें पता है कि रूरल पॉपुलेशन जो है, इकोनॉमिक सर्वे जो है 2022 का,
वो सर्वे ने बिल्कुल कहा है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 65% पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है। तो कहीं ना कहीं रूरल पॉपुलेशन में जो वेज पैटर्न है, मतलब रूरल पॉपुलेशन में जो इनकम उन पर्टिकुलर रूरल पॉपुलेशन का है, उस डेटा से भी उन्होंने इनइक्वालिटी किस तरीके से जस्टिफाई की है हम यहाँ पे देखते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जो लेबर ब्यूरो का जो बिल्कुल रिपोर्ट आया है, राइट, लेबर ब्यूरो जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, उस रिपोर्ट से ये कहा गया है कि एक्चुअली इंडिया में जो बिल्कुल जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, राइट, एग्रीकल्चरल वेज रेट जो है, राइट, ये एग्रीकल्चरल वेज रेट में एक चीज तो सबसे सामने आई है कि एग्रीकल्चरल वेज रेट में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल वेज रेट में जो एग्रीकल्चरल लेबर जो है, इनको जो मिलने वाली जो इनकम है ये बहुत ज़्यादा कम हुई है, ये जो पूरे पिरामिड में। तो ये जो कम हुई है, लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम तो हुई है इन्होंने कहा है, लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज़ और एक्सप्लिसिटली मेंशन की है कि वो कहते हैं कि कम तो हुए, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस लेबर ब्यूरो का जो डेटा है इसको भी क्रिटिसाइज किया है। कैसे? यहाँ कहा गया है कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डेटा ऑन वुमन वर्कर्स, अ सीरियस ओमिशन एज अ वुमन हैज historical constituted approximately half of the workforce in the cultivation of the certain crops। मतलब जो डेटा लेबर ब्यूरो ने दिया है उस पर्टिकुलर डेटा में वुमन एंड जो मेन वर्कर है उसमें वुमन वर्कर का डेटा ही नहीं है, राइट, सिर्फ मेन वर्कर का है। तो मेन और सिर्फ मेन वर्कर के डेटा पे भी आप कैसे किस तरीके से ये रियल वेज इनकम जो है, राइट, मतलब एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को कितनी इनकम मिल रही है ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें वुमन को एक्सक्लूड कर दिया गया है। और वुमन वर्कफोर्स जो है हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, हमें पता है, राइट, हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है ये वुमन वर्कफोर्स है, और उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू आप बिल्कुल करेक्ट वे से इस वैल्यू को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत सीरियस फ्लॉ यहाँ पे इन्होंने बताया है। लेकिन जो डेटा है उसके हिसाब से जो बताया गया है कि रियल जो वेज रेट है, रियल वेज रेट has grown by 4.6% over the 9 years from 2014 to 2022-23। मतलब ये पूरा कम से कम 10 साल के पूरे पीरियड में सिर्फ 4.6% से रियल वेज में ग्रोथ हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये ग्रोथ बहुत ही कम है, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन सर्वे जो है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का कहता है कि 65% पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है। और अगर ग्रोथ उनकी जो रियल वेज, मतलब क्या कि जहां पे जीडीपी, देखिए रियल वेज जो होती है, रियल वेज में जीडीपी जो है ये कंसिडर बेस ईयर कंसिडर करके कैलकुलेट की जाती है। तो वो रियल वेज जो रेट है ये बिल्कुल भी बड़ी है, लेकिन बहुत ही कम रेट में बड़ी है। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि रूरल एरिया में अगर 10 साल में 4.6% से अगर रियल वेज बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी जो रिच और पुअर में जो गैप है ये बड़ा है। यही जस्टिफाई कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यही बिल्कुल पार्ट है जिसपे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, राइट। अभी हम आते हैं कि वाई इनइक्वालिटी डज मैटर। लास्ट में ये चीज़ जो बताई गई है कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर क्यों कर रही है, कि ये अभी ठीक है, ग्रोथ है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनना है, लेकिन उसके साथ डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनइक्वालिटी ज़्यादा है। रूरल पॉपुलेशन, राइट, और जो अर्बन पॉपुलेशन है इसमें इनकम का गैप बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें इन्होंने जस्टिफाई की है, लेकिन ये क्यों, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और ये इम्पैक्ट जो पड़ता है ये 3 डिफरेंट स्फीयर में पड़ता है। और कैसे पड़ता है? पहले तो इससे वायलेंस बढ़ने की संभावना भी ज्यादा होती है, दूसरा डिसीज, एंड तीसरा मेंटल हेल्थ। तीनों चीजों में, राइट, वायलेंस,
राइट, डिसीजेस एंड मेंटल हेल्थ। कैसे? तो इसमें उन्होंने, देखिए राइटर ने ये चीज भी जस्टिफाई की है और इसलिए मेंटल हेल्थ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है और सबसे इंपॉर्टेंट है सैनिटेशन का। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरीके से इंडिया में आप देखोगे तो स्वच्छ भारत मिशन, हमें पता है स्वच्छ भारत मिशन का एम क्या है। स्वच्छ भारत मिशन का एम क्या है? टोटल सैनिटेशन कैंपेन, राइट। इसका मतलब क्या है कि रूरल इंडिया में, और उसमें ओपन डेफिकेशन का जो इशू है, ओपन डेफिकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, जहां पे बहुत ज़्यादा पैमाने में फोकस किया गया है गवर्नमेंट का, लेकिन फिर भी ओपन डेफिकेशन कम क्यों नहीं हुआ है रूरल एरिया में? तो उसके पीछे इनइक्वालिटी रिस्पॉन्सिबल है, ये बिल्कुल राइटर को कहना है। कैसे? राइटर कहता है कि इस ओपन डेफिकेशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, मतलब रिच उसको अलग पर्सपेक्टिव में देखेंगे और पुअर अलग। कैसे? रिच जो देखेंगे, रिच इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि राइट, अकॉर्डिंग टू देम देयर बेसिक नीड्स दे हैव बीन ऑलरेडी मेट, दे हैव बीन अकम्प्लिश। रिच जो है उनकी बेसिक नीड्स जो है ये पूरी हो चुकी है, इसीलिए उनको क्या लगता है, दे वांट टू क्लीन द पब्लिक प्लेसेस, मतलब गंदगी नहीं होनी चाहिए, राइट। बाहर जाएंगे तो उनको लगता है अरे भाई बहुत ज्यादा गंदगी है यार बाहर, क्यों लग रहा है उनको? इसलिए लग रहा है क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स ऑलरेडी अकम्प्लिश हो गई है। और जहां बेसिक नीड्स अकम्प्लिश नहीं हुई है वो कौन सी पॉपुलेशन है? पुअर पॉपुलेशन। उनकी बेसिक नीड्स जो है अनमेट, मतलब वो अकम्प्लिश नहीं हुई है, इसीलिए दे आर नॉट एज मोटिवेटेड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस, राइट, ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस। क्यों नहीं है ओपन डेफिकेशन से बिल्कुल फ्री नहीं हो पा रहे? क्योंकि उनके लिए उनकी बेसिक नीड्स जो है ये बहुत ज़रूरी है, और ये बेसिक नीड्स क्यों नहीं पूरी हो पा रही है, उसके पीछे का रीज़न जो है ये भी ऑलरेडी उन्होंने बताया। ये क्या है? राइट, वेज रेट। क्योंकि रियल वेज जो है ये बढ़ा ही नहीं है, पर कैपिटा इनकम जो है ये बढ़ी ही नहीं है, तो ये बेसिक नीड्स को ही बिल्कुल फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो वो ओपन डेफिकेशन, सैनिटेशन जैसे इश्यूज है पब्लिक स्पेसेस में, इन पे ये ज़्यादा सीरियस नहीं हो पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी तरीके से राइटर ने ये इन चीज़ों को बिल्कुल लिंक किया है कि कैसे ग्रोथ होने के बावजूद आपके पास अगर डेवलपमेंट नहीं है तो उससे अगर इनइक्वालिटी बढ़ती है, तो कैसे ये इनइक्वालिटी हमारे स्वच्छ भारत मिशन जैसे सैनिटेशन कैंपेन पे भी वो इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये लिंकेज बनाई है, और यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से एक अलग ये व्यू जो है ये नज़र आ रहा है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जब एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर्स लिखते हैं तो ये व्यूज़ जो है हमारे खुद के व्यूज़ बनाने के लिए हमें ये मल्टीपल व्यूज़ जो है ये बिल्कुल अप्लाई करने होते हैं। और इससे ये चीज़ पता चलती है कि जहाँ पे राइट जो लास्ट का पैराग्राफ है वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक चीज बताई है कि किस तरीके से रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी ऑट नॉट टू बी सीन merely in terms of instrumentality of overcoming some of the most pressing challenges. So India is the democracy, as a Prime Minister constantly reminds us, but here the most important part is to have such a divergent economic outcome. ये वर्ड बहुत जरूरी हो जाता है, डाइवर्जेंट इकोनॉमिक आउटकम। अगर इंडिया में जो पॉपुलेशन है सबकी इनकम बहुत ज़्यादा अलग अलग रही, डिफरेंस ज़्यादा अलग अलग रहे, तो हम इस डेमोक्रेसी में जो बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो सकती है। इसीलिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत यूनिफॉर्म होना चाहिए सबको, राइट। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी इनकम सबकी है उसमें डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। डिफरेंसेस ना होना मतलब कहीं ना कहीं हम इक्वालिटी की तरफ जाएंगे, इनइक्वालिटी को कम करना। जब इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाएगी तभी हम इस पर्टिकुलर जो आउटकम जो इकोनॉमिक आउटकम्स में हम यूनिफॉर्मिटी ला पाएंगे। मतलब सबकी जो इनकम है, एवरेज इनकम जो है, हम जो कहते हैं कि जो रिच या पुअर, जो यहाँ पे इन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है, जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जहाँ पे रिच एंड पुअर में जो डिफरेंस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी कहा गया है, तो ये डिफरेंस जब कम होगा तभी हम इन आउटकम्स को एक फोल्ड में लाएंगे।
ये बहुत अलग अलग है। मतलब कि रूरल पॉपुलेशन का इनकम बहुत कम है, मैंने बिल्कुल आपको बताया भी, और रिच पॉपुलेशन का इनकम ज़्यादा है, और ये डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण ये डाइवर्जेंट, राइट, इसको क्या कहेंगे हम, डाइवर्जेंट इकोनॉमिक आउटकम्स है, और इसके वजह से ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी तो हम हमारा डेवलपमेंट का जो बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट का जो हमारा जो गोल है ये हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्कशन में, अगर मुझे कहना है तो ग्रोथ, राइट, ग्रोथ जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ग्रोथ पैरामीटर है, लेकिन कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जो है ये भी बड़ी है। इसीलिए डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ये रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। एंड वो जस्टिफाई करने के लिए वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है ये इसका डेटा यहाँ पे हमें पता चला, राइट। और इवन जो वेज जो डिफरेंसेस है रूरल पॉपुलेशन में, राइट, तो वो डिफरेंसेस भी हमें पता चले कि ग्रोथ बहुत कम हुई है, 4.9% से ही ये रियल वेज रेट जो है ये बढ़ा है, और इसीलिए इसका इम्पैक्ट डिसीजेस हो, राइट, या मेंटल हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, सब पे पड़ा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को डिस्कस किया गया है। तो ये बिल्कुल पैरामीटर जो है ये हमारे लिए ज़रूरी है, और इसी तरीके से हमें ये एडिटोरियल्स को पढ़ना है। इसका डेटा जो है आपको, जो सेशन अभी हुआ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल होगा, राइट। तो जिनको ये सेशन वापस से देखना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो देख सकते हैं, राइट। इस सेशन के नीचे जो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक जा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।